आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में प्रेशर अब बढ़ते हुए दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार अब कर रहे हैं कारोबार। दरअसल यूएस में डेट सीलिंग की वोटिंग से पहले ये प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। 18,500 के आसपास आ चुका है निफ्टी इस समय, लेकिन डेज लो पर ही कर रहा है कारोबार 125 अंकों की कमजोरी के साथ। तो ये कॉशियसनेस और थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप एशियन मार्केट्स को देखेंगे या बाकी बाजारों को देखेंगे तो वहां भी ये कॉशियसनेस साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो आपको सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो वो भी गिरने वाले स्टॉक्स की जो संख्या है वो ज्यादा है। लेकिन एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर है, एशियन मार्केट्स का पूरा अपडेट दिखा देते हैं। सभी एशियाई बाजार गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। हांगकांग के बाजार 2% नीचे है, 2023 के नए लोस पर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी मार्केट्स देखेंगे तो कॉस्पी, शंघाई, निक्केई सभी 0.5% से लेकर 1.5% की कमजोरी इस वक्त दिखा रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको अमेरिका के फ्यूचर्स। अमेरिका के फ्यूचर्स भी प्रेशर में है। डाउ फ्यूचर्स 1/4% नीचे है, 100 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है और नेस्डैक का फ्यूचर भी 42 अंक नीचे है। तो गिरावट बराबरी की नेस्डैक और डाउ फ्यूचर्स में इस वक्त। इंडियन मार्केट्स को देखें तो यहाँ आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है और बाकी इंडिकेशंस देखेंगे तो सिर्फ सेलेक्ट बाइंग कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स में देखने को मिल रही है। अब तक हुआ क्या है बाजार में, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे अब इंडेक्स के हिसाब से और ट्रेडिंग के मौके कहां पर हैं। बाजार में प्रेशर अब बढ़ते हुए 18,500 को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी कर रहा है, लेकिन उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है ट्रेड। सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, 500 अंकों के आसपास की कमजोरी वहां देखने को मिल रही है। और साथ ही बाकी अगर मिड कैप्स देखेंगे, स्मॉल कैप्स देखेंगे तो वहां दबाव तो है लेकिन दिग्गजों के मुकाबले थोड़ा कम है। पॉकेट्स देखेंगे तो मेटल सबसे ज्यादा फिसले हैं, फाइनेंशियल स्टॉक्स में प्रेशर है, एनर्जी, ऑयल एंड गैस भी दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो हल्का दबाव आपको पावर में दिखाई देगा, एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई देगा, ऑटो स्टॉक्स भी थोड़े सुस्त हैं आज के सेशन में। सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है ऑटो एंसिलरीज में, सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है फार्मा में, आईटी में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। ये वो पॉकेट्स है जो दिखा रहे हैं तेजी आज के सेशन में। अब करते हैं स्ट्रैटेजीज पर फोकस। 5paisa.com के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजिस्ट रुचित जैन हमारे साथ मौजूद है। रुचित नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या व्यू है आपका इंडेक्स पर रिमेनिंग सेशन के लिए? जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स में आज की जो ट्रेडिंग सेशन देख रहे हो मोर और लेस ग्लोबल मार्केट्स में जो वीकनेस है उसके कारण थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। बट लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट्स में देखिए तो ब्रॉडर मार्केट्स में वैसा कुछ सेल ऑफ हमको मिड कैप्स या स्मॉल कैप स्पेस में नहीं दिख रहा है। तो आइडियली पिछले हफ्ते के शुक्रवार में जो 18,450 का जो हर्डल था, क्योंकि हमने मई की फर्स्ट हाफ जो थे मई 15 के पहले 18,450 के आसपास हर्डल एक करके फिर एक कंसोलिडेशन फेज में गए थे। तो वो 18,450 का ब्रेकआउट आया था लास्ट फ्राइडे को। तो काफी बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से करेक्शन देता है अपमूव के बाद, और वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके आसपास सपोर्ट बेस बना के नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव रिज्यूम करता है। तो अगर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज बनती है तो आई थिंक 18,450 18,500 ये इमीडिएटली एक अच्छा सपोर्ट रेंज रहेगा मार्केट के लिए। तो और उस रेंज के आसपास ये हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड फिलहाल लिमिटेड है। हालांकि बैंक निफ्टी में सपोर्ट 43,700 के आसपास आ रहे हैं, बट निफ्टी आई थिंक डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड है। तो 18,450 का निफ्टी का सपोर्ट और 43,700 बैंक निफ्टी का सपोर्ट, ये दो लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। ओके, अच्छा इसके अलावा स्टॉक्स कौन से आइडेंटिफाई किए हैं आपने रुचित फिर? तो दो स्टॉक्स है जहां पे खरीदारी की सलाह। आइडियली मैं ऐसे स्टॉक्स देख रहा हूँ जो आज के गिरावट के बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक तो है CDSL। आप देखेंगे कि एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आज ये स्टॉक क्या है। पिछले आई थिंक एक महीने तक ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में था, और आज वॉल्यूम्स देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट पे काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए। तो CDSL यहाँ पे खरीदारी करे, 995 के स्टॉप लॉस, 1070 के टारगेट्स ये सेटअप रहेंगे। और HPCL OMCs कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो इंटैक्ट रखा है। जो कंसोलिडेशन भी लास्ट 2-3 हफ्ते में HPCL में हुआ है वो उसकी 20 EMA के ऊपर ही हो रहा है। तो जब सपोर्ट्स ब्रेक नहीं हो रहे, सो आई थिंक ये एक अच्छी साइंस है। तो HPCL 255 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह है, 275 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो HPCL और CDSL ये दो स्टॉक्स जिन पर आप दे सकते हैं ध्यान। यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो रुचित की हैं, खरीदारी की सलाह रेकमेंड कर रहे हैं। दोनों स्टॉक्स गेंस के साथ कर रहे हैं कारोबार। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। इंडेक्स थोड़े दबाव में जरूर है, दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, 50 अंकों की कमजोरी है, लेकिन कंपैरेटिवली दिग्गजों के थोड़ा सा बेटर प्लेस दिखाई दे रहा है। मिड कैप्स में आपको तेजी वाली पॉकेट्स भी दिखाई देंगे। पहले लेकर आते हैं फार्मा स्टॉक्स। फार्मा में खरीदारी है। टोरेंट फार्मा पर तो अर्निंग्स का इंपैक्ट 4% ऊपर, लेकिन इप्का लैबोरेटरीज भी 2.5% ऊपर है। मार्क्संस फार्मा 6.5% का मूव, एस्ट्राजेनेका भी 6% की तेजी के साथ कर
कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा अगर देखेंगे आईटी स्टॉक्स को तो 63 मून्स, साइंट, केपीआईटी टेक, डेटामेटिक्स तेजी के साथ 2% से लेकर 4% तक की मजबूती इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, तो यहाँ भी खरीदारी बनी हुई है। ऑटो एंसिलरीज में टॉलब्रोस ऑटो लगातार चला है ये स्टॉक और यहाँ पर 7% की मजबूती आज के सेशन में भी। एनआरबी बियरिंग्स भी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए 14% ऊपर है। मेरन बियरिंग 4% ऊपर है। मुंजाल ऑटो में 2% की खरीदारी देखने को मिली है। एनबीएफसी में मुथूट कैपिटल, पीएनबी हाउसिंग, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पंदन स्फूर्ति 16% तक ऊपर आज के सेशन में। फाइनेंशियल्स में एनबीएफसी में सेलेक्ट बैंक देखने को मिल रही है, बाकी पॉकेट्स प्रेशर में ही है। इस बीच रियल्टी स्टॉक्स देखेंगे तो लोधा डेवलपर्स में इनफैक्ट ये एडजस्टमेंट है जो आपको इतना नीचे दिखाई दे रहा है। 2.5% ऊपर मैक्रोटेक डेवलपर्स का स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए। शोभा में आपको 1.5% की मजबूती दिख रही है। महिंद्रा लाइफ स्पेस 2% ऊपर है और प्रेस्टीज में 2% का उछाल इस समय बना हुआ है। तो ये है वो स्टॉक्स जहां पर तेजी आज के सेशन में बनी है। अब बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, और अर्निंग्स आए हैं मैसगांव डॉक के। पहले तो नंबर्स दिखाते हैं आपको कैसे रहे हैं और उसके बाद मैनेजमेंट से भी चर्चा करेंगे। नंबर्स कंपनी के काफी शानदार रहे हैं और आय की अगर बात करेंगे तो 49% और साथ ही मुनाफे में 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही मार्जिन्स में भी 2 गुने का उछाला है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए और साथ ही आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी संजीव सिंघल मौजूद है। संजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस, काफी अच्छे नंबर्स इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे किन किन सेगमेंट्स की वजह से ये कंट्रीब्यूशन आया है इस बार के अर्निंग्स में, कैसी ग्रोथ रही है ओवरऑल? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे 3 मेजर ऑर्डर्स हैं। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के अंतर्गत 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत 4 फ्रिगेट्स हैं और प्रोजेक्ट 75 के अंडर में 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। तो ये तीनों ही ऑर्डर्स का प्रोग्रेस अच्छा चल रहा है एंड इसमें मुझे ये बताते हुए खुशी है कि प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की हमने फर्स्ट 2 शिप्स को डिलीवर किया है, डिस्ट्रॉयर क्लास की शिप्स को, एक 2021 में और एक 2022 में। जहां तक 2021 का सवाल है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डेट के हिसाब से हमने डिलीवर किया था। 2022 में जो हमने शिप डिलीवर की है वो कॉन्ट्रैक्ट डेट से काफी पहले डिलीवर की है और 2023 में हम लोग एक और शिप प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की डिलीवर करने का प्लान है, जिसमें कि हमको एक्सपेक्टेशन है कि जो डिलीवरी डेट है कॉन्ट्रैक्ट की उससे सब्सटेंशियली पहले डिलीवर होगा। एंड जब भी डिलीवरीज कॉन्ट्रैक्ट डेट्स में या कॉन्ट्रैक्ट डेट के पहले होती हैं तो उसमें डेफिनेटली हमारी कॉस्ट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है एंड कॉस्ट कम रहती है, उसका प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन भी रहता है। साथ में 4th क्वार्टर में एक और नोटेबल फीचर जो रहा है वो ये रहा है कि हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जिसमें कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट डेट्स के हिसाब से डिले था और उसके ऊपर में सभी बोट्स के ऊपर में एलडी काटी गई थी नेवी की तरफ से। हमने 5 बोट डिलीवर की हैं। तो हमने केस टेकअप किया था नेवी के साथ में कि ये डिलेज हमारे ऊपर में एट्रीब्यूटेबल नहीं है, जिसमें सेकेंड बोट जो है उसके लिए नेवी ने एग्री किया है। 175 करोड़ के आसपास हमको एलडी का रिफंड मिला है। इसी लाइन पर हमने बोट 3 के लिए, बोट 4 के लिए और बोट 5 के लिए भी केसेस पुटअप किए हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस पर हैं एग्जामिनेशन का। एंड मुझे लगता है कि अभी जब ये टेम्पलेट एक एस्टेब्लिश हो गया है नेवी के साथ में तो मे बी कुछ टाइम की बात रहेगी कि जिसमें नेवी को एग्जामिन करना है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रूवल्स देने हैं। बट धीरे धीरे करके ये बाकी बोर्ड्स की एलडी में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको मिलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, अच्छा मैं मार्जिन्स पर भी एक कमेंट आपका चाहूंगी। 10% के आसपास के मार्जिन्स रहे हैं आपके इस क्वार्टर में। अगर हम पिछले साल इसी क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट डबल नंबर है। मार्जिन्स इसी रेंज में, मतलब किस तरीके की ग्रोथ यहाँ से आगे रहेगी, या इन्हीं ये 10% की जो ग्रोथ रही है या 10% का जो आंकड़ा रहा है ये सस्टेन होते हुए देखेंगे आगे? जैसा कि मैंने कहा, इसमें ये जो मार्जिन रही है इसमें 175 करोड़ 175 करोड़ का लगभग इम्पैक्ट रहा है एलडी रिफंड के लिए। तो आगे भी अगर एलडी रिफंड होगा तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्जिन के ऊपर में और रेवेन्यू के ऊपर में, दोनों के ऊपर ही रहेगा। इसके साथ में एक ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को माइंड में रखना चाहिए कि जब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, काफी लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड रहता है एंड ये कॉस्ट टू कंप्लीशन मेथड के ऊपर में काम करते हैं, जिसमें हर साल एक कॉस्ट प्रोजेक्शन रहता है कि हमारा टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रहेगा। एंड जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे इस चीज के लिए क्लैरिटी बढ़ती जाती है कि हमारा कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एग्जैक्टली कितना रहेगा। और जिस साल में एक्चुअल डिलीवरी होती है
और वो शिप की कॉस्ट क्लोज होती है, ये हमको क्लियर पिक्चर देता है कि हमारा उसमें मुनाफा पहले से ज्यादा रहा है या कुछ कम हुआ है। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन रहता है उसमें कंपनी की एफिशिएंसीज डेफिनेटली बढ़ी हैं, हमारे काम करने के तरीकों में सुधार आया है। हम लोग पैरेलल कंस्ट्रक्शंस में जा रहे हैं जहां पर शिप के पार्ट्स मल्टीपल लोकेशंस पर बनते हैं, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। कुछ कुछ प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट है, तो मुझे लगता है कि करंट कॉन्ट्रैक्ट्स को अगर देखा जाए तो इसका एक बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, बट ये बेनिफिट किस हद तक आएगा ये डिलीवरी के ऊपर डिपेंड करता है। 2021 में हमने एक शिप डिलीवर की थी, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 2022 में भी हमने एक डिलीवरी की है, उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। 2023 और 2024 दोनों में ही एक एक डिस्ट्रॉयर डिलीवर करने का प्लान है। साथ में हमारा स्कॉर्पियन सबमरीन का भी प्लान है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में डिलीवर करने का, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल की अवेलेबिलिटी। कुछ मटेरियल नेवी के पास है, तो अगर ये मटेरियल मिल जाता है टाइम से तो हम इसको 2023-24 में डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज हो सकता है ये 24-25 की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें जहां तक गाइडेंस का सवाल है मैं ये बोल सकता हूं कि लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 37% रहा 21-22 के ऊपर में। अभी क्योंकि साल में 10 महीने बचे हैं तो एक बहुत ही क्लियर गाइडेंस देना मुश्किल होगा, बट फिर भी हमको लगता है कि 8 से 10% का ग्रोथ एक सेफ एजम्पशन रहना चाहिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस गाइडेंस को फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। ओके मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी संजीव जी कि आप 15 to 20% की ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही अपने ग्रोथ आउटलुक को लेकर काफी कॉन्फिडेंट रहे हैं। ऑल्दो 8 to 10% इज ऑल्सो नॉट बैड। तो ये गाइडेंस आपने दी। अच्छा एक चीज और, आप कुछ कहना चाहते हैं? कंसिडरिंग ए हायर बेस इफेक्ट, अगर आप 8 to 10% पिछले बेस पर देखेंगे तो दिस वुड ट्रांसलेट टू ऑलमोस्ट 15 to 17%। 20%। ओके। अच्छा एक चीज और, अभी जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर बैकलॉग है वो कहाँ स्टैंड करता है और क्या फिगर है फिलहाल अभी? अभी हमारा ऑर्डर बुक लगभग 38,500 करोड़ के लगभग है 31 मार्च में, जिसमें ये 3 मेजर ऑर्डर हैं एंड एक हमको दूसरा MRLC मीडियम रिफिट एंड लाइफ सर्टिफिकेशन, एक पुराने सबमरीन का जो कि भारतीय नौसेना के पास थी, जर्मन मेड है, एंड वो सबमरीन हमको ऑलरेडी सुपुर्द कर दी गई है, उसका ऑर्डर लास्ट अप्रूवल स्टेजेस में है। तो ये ऑर्डर हमको नेक्स्ट 2 महीने के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑर्डर हमको मिलेगा। तो उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन भी साथ साथ चालू हो गया है। क्या वैल्यू हो सकती है इस ऑर्डर की? ये ऑर्डर स्लाइटली 2000 करोड़ से कुछ ऊपर रहेगा। ओके। तो 2000 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर होगा जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने में कंपनी को मिलेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक 38,000 प्लस करोड़ की कंपनी की। शुक्रिया संजीव जी अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे क्या आउटलुक भी शेयर करने के लिए थैंक यू। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक देखेंगे तो 814 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.2% की मजबूती के साथ। नंबर्स स्ट्रॉन्ग, ब्रोकर हाउसेस भी काफी बुलिश हैं स्टॉक पर, और नंबर्स आने के बाद, ऊपर खुलने के बाद थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है ट्रेड। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। एफपीआई निवेश पर सेबी निगरानी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत आने वाले दिनों में एफपीआई को अतिरिक्त डिस्क्लोजर देने पड़ सकते हैं। उसने इस बारे में कंसल्टेशन पेपर जारी किए हैं। सेबी के कंसल्टेशन पेपर में क्या कहा गया है, इस बारे में और डिटेल्स के साथ यतिन हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन बताइए, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग पर एफपीआई को क्या और जानकारी देनी होगी, क्या डिटेल्स है? देखिए, जहां तक कि सेबी का मामला है, एफपीआई को लेके, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को लेके काफी सीरियस हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में कॉन्सेंट्रेटेड शेयर होल्डिंग पाई जाती है और ऑब्वियसली बाजार को भी थोड़ा बहुत इस पे रिस्क होता है। जहां तक कि एफपीआई डिस्क्लोजर का सवाल है, कंसल्टेशन पेपर सेबी ने डाला है, क्योंकि एफपीआई को अब अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देनी होगी, अतिरिक्त केवाईसी करना होगा। कब करना होगा? क्योंकि सेबी ने एफपीआई को 3 कैटेगरी में बांटा है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। तो डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी आपको डिस्क्लोजर देने होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेक अवेज हैं डिस्कशन पेपर के, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब एफपीआई का AUM 25,000 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन के ऊपर हो
तो आपको डिस्क्लोजर देने होंगे। अगर आपका AUM 50% से ज्यादा किसी एक कंपनी या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में होगा तब भी आपको डिस्क्लोजर्स देने होंगे। ऑब्वियसली जो डिस्क्लोजर का विवरण है वो कंसल्टेशन पेपर में दिया हुआ है। FPI को कब बताना होगा, क्या क्या बताना होगा, किसका मालिकाना हक है, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। विदेशी निवेशक है उसके पीछे कौन बेनिफिशियरी है, किसका पैसा लगा है, और ग्रुप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हित किस हिसाब से जो लिस्टेड कंपनी का निवेश है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो काफी सारी ट्रांसपेरेंसी और ग्लैन्युलर डिटेल्स जो है वो FPIs को देनी होगी। जहां तक कि सेबी का मकसद है वो ये है सिस्टम को और मजबूत बनाना, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना, और किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो वो भी जो है इस डिस्क्लोजर के जरिए बाहर आ जाएंगे, और जिससे निवेशकों को जो डिसीजन है लेने के लिए वो आसानी होगी। और 20 जून तक इस कंसल्टेशन पेपर पे आपको अपने सुझाव देने हैं सेबी को, मार्केट रेगुलेटर को। तो कहीं ना कहीं FPIs हैं उनको जो है बड़ी वालियों को, जो साइज में बड़ी हैं, उनको डिस्क्लोजर ज्यादा देने होंगे। ओके, शुक्रिया नितिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कंसल्टेशन पेपर जारी हो चुके हैं, अब फीडबैक यहाँ पर से भी वेट करेगी और उसके बाद इसको फाइनल स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। मुकाबला इस हफ्ते जो चल रहा है वो चल रहा है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच में। दिखाते हैं आपको अब तक की स्थिति। अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। CDSL उन्होंने एक ट्रेड ऐड किया है, बाय करने के सलाह 1120 के टारगेट, 1000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्लस रख सकते हैं। प्राइस 1027 मौजूदा लेवल्स हैं CDSL के, आप एक ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज एग्जिट किया है इन्होंने 502 रुपए 50 पैसे के लेवल्स पर, उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ये ट्रेड भी कर रहा है। जो टारगेट थे अरुण कुमार मंत्री के ICICI सिक्योरिटीज में वो 560 के थे। अमोल अठावले SRF एक ट्रेड जो इन्होंने ऐड किया है लेकिन बिकवाली की सलाह है, 2430 के लक्ष्य के लिए बेच के चले, 2558 का स्टॉप लॉस रखें, फिलहाल 2520 के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो ये एक नया ट्रेड अमोल अठावले के पोर्टफोलियो में। NCC लिमिटेड एक और ट्रेड जिससे इन्होंने एग्जिट लिया है, खरीदारी की सलाह थी, 127 के लक्ष्य थे लेकिन 119 रुपए 20 पैसे पर इन्होंने अपनी इस पोजीशन को समेटा है। तो ये रहा अपडेट खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है, और मुनाफे के मीटर में आप देखेंगे ये पूरे हफ्ता काफी लैकलस्टर रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। मार्केट्स भी ऐसे रहे हैं। अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, रूपक डे का पोर्टफोलियो -1% के, और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो बिल्कुल फ्लैट इस वक्त ट्रेड करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO एन कामाकोडी से होगी खास बातचीत। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।